वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, उसी में आज हम आगे करना शुरू करेंगे रूल नंबर 114 से। अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को और आगे ले जाने की और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 114 है डिलीवरी ऑफ अनपेड आर्टिकल्स, अवैतनिक लेखों का वितरण। ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस ना दिए गए हों उनका वितरण कैसे किया जाएगा। In post offices where there is more than one delivery in a day, all unpaid articles should be given out for how many times for delivery according to notice of hours of business। जिन डाकघरों में एक दिन में एक से अधिक डिलीवरी होती है वहाँ सभी अवैतनिक वस्तुओं को काम काज के घंटों की सूचना के अनुसार कितनी बार डिलीवरी के लिए दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी ओनली फॉर वन टाइम, सिर्फ एक बार के लिए। अब कुछ ऐसे डाकघर होते हैं जहाँ पे डिलीवरी का काम सिर्फ एक ही टाइम किया जाता है। कुछ ऐसे भी डाकघर होते हैं जहाँ पे डिलीवरी का काम एक दिन में एक से ज़्यादा बार किया जाता है। तो एक से ज़्यादा बार जिन डाकघरों में डिलीवरी का काम किया जाता है वहाँ पर अनपेड आर्टिकल वितरण के लिए सिर्फ एक ही बार भेजे जाते हैं। जैसे सुबह का टाइम है तो सुबह भेज दिए या इवनिंग में भेज दिए, सिर्फ एक ही बार भेजे जाएंगे, उनको बार बार डिलीवरी के लिए नहीं भेजा जाएगा। अगर एक पोस्ट ऑफिस में एक दिन में एक से ज़्यादा बार डिलीवरी का काम होता है। बट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट पे। पोर्ट पे शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है पोस्टेज पेड की डाक शुल्क का भुगतान किया जा चुका है। In head offices, second delivery of unpaid goods can be made under whose orders? प्रधान कार्यालयों में अवैतनिक वस्तुओं की दूसरी डिलीवरी के लिए आदेश किसके तहत जारी किए जा सकते हैं? कौन आदेश दे सकता है? सर्किल हेड के आदेश के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि कुछ ऐसे भी डाकघर होते हैं जहां पर डिलीवरी का काम एक से ज़्यादा बार एक दिन में किया जाता है, वहां पर अनपेड आर्टिकल डिलीवरी के लिए सिर्फ एक ही बार जारी किए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा हेड ऑफिस है जहां पर एक से ज़्यादा बार उन आर्टिकल्स को, उन अनपेड आर्टिकल्स को वितरण के लिए बाहर भेजना आवश्यक हो, तो ऐसा किसके आदेश के तहत किया जा सकता है? हेड ऑफ द सर्किल, सर्किल प्रमुख के आदेश के तहत ऐसा किया जा सकता है। रूल नंबर 115 है पोस्टेज टैक्स ऑन डिलीवरी, वितरण पर डाक शुल्क लगाना। In case of inward unpaid foreign mails, the article can be taxed by। आवक अवैतनिक विदेशी मेल के मामले में वस्तु पर किसके द्वारा शुल्क लगाया जा सकता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए कोई भी अवैतनिक डाक वस्तु आती है, उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, भारत में विनिमय कार्यालय के द्वारा लगाए जाते हैं। रूल नंबर 126 है कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स इन डिपॉजिट। डिपॉजिट में जो आर्टिकल होते हैं उनकी अभिरक्षा कौन करेगा? अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल while in deposit must be locked up in the deposit case, the key of which should remain during working hours in the possession। पत्र डाक की अपंजीकृत वस्तुओं को जब जमा में रखा जाता है, डिपॉजिट में रखा जाता है, तो उन्हें कहाँ पे रखा जाएगा? डिपॉजिट केस में रखा जाता है। यानी कि जमा वाला एक बक्सा होता है जहाँ पे डिपॉजिट में रखे हुए आर्टिकल्स को रखा जाएगा। और इस डिपॉजिट केस की चाबी काम काज के घंटों के दौरान किसकी अभिरक्षा में रहती है? किसके पोजेशन में रहती है? डिपॉजिट असिस्टेंट के पोजेशन या अभिरक्षा में रहनी चाहिए। रूल नंबर 133 है बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक।
बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस इज मेंटेन्ड ऑन विच फोरम, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रखरखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है, M32 के ऊपर किया जाता है। बट इज द वैलिडिटी ऑफ द टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए अस्थायी निर्देशों की वैधता क्या होती है। दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दूसरी परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जब वो प्राप्तकर्ता के द्वारा दी जाती हैं तो उनकी वैलिडिटी 3 महीने रहती है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द परमानेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई परमानेंट इंस्ट्रक्शंस की वैलिडिटी या वैधता क्या रहती है, तो ये 3 साल के लिए वैलिड होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वेयर द बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। इन ऑल ऑफिसेज वेयर इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोसीजर इज नॉट अवेलेबल, ऐसे डाकघर, ऐसे कार्यालय जहाँ पर इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोसीजर नहीं है, इंस्ट्रक्शन स्लिप या निर्देश पर्ची का, ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्लिप या निर्देश पर्ची की प्रक्रिया नहीं है, वहाँ पर क्या किया जाता है, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रखरखाव किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन स्लिप्स होती हैं, क्या होता है, प्राप्तकर्ता अपना एड्रेस चेंज करता है तो वो अपने निवास स्थान के परिवर्तन के बारे में, अपने आर्टिकल्स की डिलीवरी के बारे में निर्देश देता है ताकि वो डाकिए को पता चल सके। अब ऐसे डाकघर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोसीजर नहीं होगा, वहाँ पर ये जो निर्देश होते हैं इनके लिए प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रखरखाव किया जाता है। फॉर्म M32 इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर्म M32 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या कहा जाता है इसे, बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक इसे कहा जाता है। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन इज मेंटेन्ड बाय हुम, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है, डिपॉजिट असिस्टेंट के द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथराइजिंग द पोस्ट ऑफिस टू पे मनी ऑर्डर्स टू पर्सन अदर देन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि मेरे लिए अगर कोई मनी ऑर्डर आएगा उसका भुगतान आपने मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को करना है, तो इस तरह के जो निर्देश होते हैं अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी डाक वस्तुएं देने के लिए पोस्ट ऑफिस को अधिकृत करना, इन निर्देशों की वैलिडिटी की बात करें 3 साल होती है। लैप्स्ड इंस्ट्रक्शंस आर स्कोर्ड आउट अंडर द इनिशियल्स ऑफ द, व्यापगत अनुदेशों को किसके अध्याक्षर के अंतर्गत अंकित किया जाना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, पोस्ट मास्टर। जो भी इंस्ट्रक्शंस लैप्स हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उन्हें पोस्ट मास्टर के इनिशियल्स के तहत अंकित किया जाता है। रूल नंबर 134 है इंस्ट्रक्शंस स्लिप या निर्देश पर्ची के बारे में। द लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर सिक्योर्ड इन विच काइंड ऑफ बंडल्स, निर्देश पत्र किस प्रकार के बंडलों में रखे जाते हैं, तो इनको डेली बंडल्स में सिक्योर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंस्ट्रक्शन स्लिप्स, निर्देश पर्चियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। These are used by members of public for giving written instructions in connection with the delivery of their postal articles. Instruction slips का उपयोग किनके द्वारा किया जाता है, इनका उपयोग जनता के सदस्यों द्वारा अपने डाक लेखों की डिलीवरी के संबंध में लिखित निर्देश देने के लिए किया जाता है। These are used by members of public for giving written instructions in connection with the redirection of postal article। फिर ये जो निर्देश पर्चियां होती हैं इनका उपयोग लोगों द्वारा निर्देश देने के लिए किया जाता है। कौन से निर्देश, डाक वस्तुओं की रिडायरेक्शन या पुनर्निर्देशन के संबंध में निर्देश। इंस्ट्रक्शन स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट बाय कार्बोनिक प्रोसेस, और ये जो इंस्ट्रक्शन स्लिप्स होती हैं इनको कार्बोनिक प्रोसेस द्वारा डुप्लीकेट यानी कि इनकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आएगी, उपरोक्त सभी सही हैं।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप? निर्देश पर्ची का क्या अर्थ होता है? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। अ डॉक्यूमेंट इन विच लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज इन कनेक्शन विद द डिलीवरी और रिडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स बाय पब्लिक आर कम्युनिकेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग को अपनी डाक वस्तुओं के वितरण या रिडायरेक्शन के बारे में निर्देश देने के लिए लोगों द्वारा जिन डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाएगा? इंस्ट्रक्शन स्लिप्स कहा जाएगा, निर्देश पर्चियां कहा जाएगा। रूल नंबर 136 है रिडायरेक्शन ऑफ इनलैंड आर्टिकल्स, अंतर्देशीय लेखों का पुनर्निर्देशन। Which of the following articles should be forwarded to the new address by air wherever in transmission is available? जहाँ भी प्रसारण उपलब्ध हो कौन से ऐसे लेख होंगे जिन्हें हवाई मार्ग से नए पते पर भेजा जाएगा? तो जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल होते हैं ऑल रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड लेटर्स, लेटर कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड, तो कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत पत्र कार्ड और पोस्ट कार्ड अगर होगा उसकी रिडायरेक्शन करनी है तो रिडायरेक्शन उसकी कैसे की जाएगी? नए पते पर उसको हवाई मार्ग से भेजा जाता है बिना किसी हवाई डाक शुल्क के। रूल नंबर 139 है रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इशूड फ्रॉम दी RLO, RLO से जारी लेखों का पुनर्निर्देशन। इफ एन आर्टिकल इशूड बाई RLO आइदर फॉर डिलीवर टू द एड्रेस और टू रिटर्न टू सेंडर कैन नॉट बी डिलीवर्ड देन। मान लीजिए RLO को कोई आर्टिकल भेजा जाता है। अब RLO को कब कोई आर्टिकल भेजा जाता है? जब प्राप्तकर्ता के बारे में या प्रेषक के बारे में आप कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब RLO में जब उस आर्टिकल का निपटान होगा तो उस आर्टिकल को खोला जाएगा, पुनः प्रयास किए जाएंगे उसके प्राप्तकर्ता या प्रेषक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के। अब मान लीजिए RLO में उस आर्टिकल के प्राप्तकर्ता या प्रेषक के बारे में कोई जानकारी मिल जाती है और RLO फिर से उस आर्टिकल को वापस भेजता है उस जानकारी के साथ, लेकिन फिर भी वो आर्टिकल अगर डिलीवर नहीं हो पाता है तो क्या किया जाएगा? इट मे बी रिडायरेक्टेड व्हेनेवर द रिवाइज्ड एड्रेस ऑफ द एड्रेसियर सेंडर इज नोन द पोस्ट ऑफिस। अगर डाकघर को प्राप्त करता या प्रेषक के नए एड्रेस के बारे में पता है तो RLO से आए हुए आर्टिकल की रिडायरेक्शन की जा सकती है, लेकिन इनको रोका नहीं जाता है। ठीक है, अगर इनके प्राप्तकर्ता या प्रेषक के बारे में पता नहीं है तो इन्हें फिर से RLO को भेज दिया जाना चाहिए। रूल नंबर 143 है डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड लेटर्स, लावारिस पत्रों का निपटान। Which term is used to mark on that articles which are returned direct to the sender, which bear clearly outside the name and address of the sender after 7 days, renowned from the date of which all efforts for delivery have failed? उस वस्तु के ऊपर आप क्या रिमार्क देकर उसको वापस भेजेंगे जिस आर्टिकल के लिए क्या है, जो डिलीवरी के सभी प्रयास विफल होने की 7 तारीख के बाद प्रेषक को वापस किया जा रहा है। एक आर्टिकल आया, उसके प्राप्तकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए आपने उस आर्टिकल को 7 दिनों की अवधि के लिए डाकघर में रोक कर रखा। 7 दिनों की अवधि तक उसको रोकने के बाद भी उसका वितरण अगर नहीं हो पाता है, उसके प्राप्तकर्ता को खोजने के सभी प्रयास विफल रहते हैं, तो उस आर्टिकल को 8वें दिन प्रेषक को वापस किया जाएगा। और क्या निर्देश देते हुए? लेफ्ट और नोट नोन, ये निर्देश देते हुए उस आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अनक्लेम्ड आर्टिकल्स शुड बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम? अपंजीकृत वस्तुओं की पावती को कितने समय के बाद नष्ट किया जाना चाहिए? तो जो भी अनक्लेम्ड आर्टिकल होते हैं, लावारिस लेख होते हैं, उनसे संबंधित एक्नॉलेजमेंट्स को 4 महीने के बाद नष्ट किया जाता है। Unclaimed packets of registered newspapers should be returned to office of posting after how many days? पंजीकृत समाचार पत्रों के लावारिस पैकेट कितने दिनों के बाद पोस्टिंग कार्यालय को वापस कर दिए जाने चाहिए? तो इनको 7 दिनों के बाद वापस किया जाता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के ऐसे पैकेट जो अनक्लेम्ड हैं उनको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को 7 दिनों की अवधि के बाद वापस कर दिया जाता है। Which of the
फॉलोइंग अनक्लेम्ड आर्टिकल्स शुड बी सेंट टू रिटर्न लेटर ऑफिस एट वंस। ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें तुरंत पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर डी आएगा। आर्टिकल्स विद रिमार्क लेफ्ट इंडिया, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर लेफ्ट इंडिया रिमार्क हो, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर डिसीज्ड रिमार्क हो या जिनके ऊपर रिडायरेक्टेड रिमार्क हो, और इस तरह के आर्टिकल्स का जब प्रेषक को भी वितरण ना हो पाए तो उन्हें तुरंत पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाना चाहिए। अनडिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर हाउ मच टाइम। अवितरित पावती कार्डों को कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए? तो हमने अभी ऊपर कर लिया, इनको 4 महीने के बाद नष्ट किया जाता है। Unclaimed unregistered articles are sent to RLO after how many days? अनक्लेम्ड आर्टिकल या लावारिस अपंजीकृत लेखों को कितने दिनों के बाद पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाता है? तो इनको 7 दिनों की अवधि के बाद पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। अनक्लेम्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल विद रिमार्क्स नोट नोन एंड लेफ्ट आर रिटर्न्ड टू सेंडर आफ्टर हाउ मच टाइम। ज्ञात नहीं या छोड़ दिया गया टिप्पणी वाले पत्र मेल के दावा रहित लेख कितने समय के बाद प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं? तो इनको भी 7 दिनों के बाद प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 154 है रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, पंजीकृत सार के बारे में। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। पंजीकृत सार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? आगे वाले क्वेश्चन में है। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू, पंजीकृत सार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक रिसिप्ट वाला, दूसरा इश्यूज वाला। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। एक साइड में प्राप्तियां आती हैं, दूसरी साइड में प्रेषण या जारी किया हुआ आएगा। बट इजी फॉर्म नंबर फॉर रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट, पंजीकृत सार के लिए फॉर्म संख्या क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। जो रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है, पंजीकृत सार होता है, इसे RP 33 के ऊपर बनाया जाता है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अदर देन VP डिलीवर्ड एट विंडो शुड बी एंटर्ड एट विच पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट। विंडो पर वितरित पंजीकृत लेखों की संख्या पंजीकृत सार के किस भाग में दर्ज की जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। इसे अंडर इश्यूज, यानी कि जिस तरफ जारी किया हुआ या मतलब आप कह सकते हैं प्रेषण वाला जो भाग होगा उसके तहत इस चीज को दर्ज किया जाता है। किस चीज को? नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवर्ड एट विंडो। पोस्ट ऑफिस विंडो पर जिन पंजीकृत लेखों का वितरण होता है उनकी संख्या को रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट के कौन से वाले भाग में दर्ज किया जाएगा? इश्यूज वाले में, या प्रेषण वाले या जारी किए हुए वाले भाग में दर्ज किया जाएगा। पार्सल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नंबर इस, पार्सल सार कौन से प्रपत्र के ऊपर बनाया जाता है? RP 8 के ऊपर। और रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट कौन से फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है? RP 33 के ऊपर बनाया जाता है। रूल नंबर 161 है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस, डाक घर में लेखों की डिलीवरी। रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग विच टाइम। पंजीकृत, बीमित और VP वस्तुएं डाक घर की खिड़की पर किसके दौरान वितरित की जाती हैं? करेक्ट आंसर सी आएगा। ड्यूरिंग आवर्स फिक्स्ड फॉर देयर बुकिंग, वह समय जो निर्धारित है उनकी बुकिंग के लिए। मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में किसी पंजीकृत पत्र का वितरण लेना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस विंडो पर किसी रजिस्टर्ड लेटर की डिलीवरी लेना चाहते हैं, कौन से समय के दौरान ले सकते हैं? जो समय निर्धारित है रजिस्टर्ड लेटर्स की बुकिंग के लिए, उसी समय आप उस रजिस्टर्ड लेटर की डिलीवरी भी विंडो के ऊपर जाकर ले सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हैं। कि अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग के लिए सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक का समय है, और आप अगर पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण लेना चाहते हैं, यानी कि विंडो डिलीवरी आर्टिकल की लेना चाहते हैं, और वो आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल है, तो 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच में ले सकते हैं। यानी कि जो समय निर्धारित है इनकी बुकिंग के लिए, वही समय निर्धारित होगा इनकी विंडो डिलीवरी के लिए।
Postal service registered including insured articles and parcels addressed to the postmaster and articles which are collected at the post office by the addresses or their messengers should be entered on the which side of the registered and parcel abstract as the case may be against the entry delivered at the window and then delivered by the assistant. डाक सेवा पंजीकृत लेख और पार्सल कैसे आपके लेख या पार्सल जो कैसे भेजे जाते हैं पोस्टल सर्विस के तहत भेजे जाते हैं। किसको संबोधित है? एड्रेस्ड टू पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर को संबोधित है। या ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर क्या होना है, जो डाक घर में प्राप्त करता या उनके दूतों द्वारा लिए जाते हैं, उन्हें पंजीकृत और पार्सल सारांश के कौन से पक्ष में प्रविष्टि विंडो पर वितरित के तहत दर्ज किया जाना चाहिए, फिर सहायक द्वारा वितरित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। ऐसे आर्टिकल्स को इश्यूज वाली साइड यानी कि प्रेषण वाली या जारी वाली साइड में दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 164 है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ डिलीवरी स्लिप। डिलीवरी स्लिप की तैयारी और इसका उपयोग। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स थ्रू एन अल्टरनेटिव सिस्टम नोन एज डिलीवरी स्लिप सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सब ऑफिस और हेड ऑफिस अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हुम। एक वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की डिलीवरी, जिसे डिलीवरी स्लिप सिस्टम के रूप में जाना जाता है, उप कार्यालय या प्रधान कार्यालय में किसके आदेश के तहत शुरू की जा सकती है? ऑप्शन करेक्ट आएगी, सुपरिटेंडेंट के आदेश के तहत इसे शुरू किया जा सकता है। तो डिलीवरी स्लिप सिस्टम कहाँ पे शुरू किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब ऑफिस और हेड ऑफिस दोनों जगह पे हो सकता है। किसके आदेश के तहत? सुपरिटेंडेंट के आदेश के तहत इसको जारी किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल्स का वितरण इसके माध्यम से किया जा सकता है? रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल्स का वितरण इसके माध्यम से किया जा सकता है। Which of the following is true about डिलीवरी स्लिप सिस्टम? इनमें से कौन सा डिलीवरी स्लिप सिस्टम के बारे में सही है? अंडर दिस सिस्टम द रिसिप्ट साइंड बाई एड्रेसी इज नॉट प्रीपेयर्ड। इस प्रणाली के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद तैयार नहीं की जाती है। जैसे कोई भी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण किया जाता है तो प्राप्तकर्ता से एक रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। जब रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत किया जाएगा तो अलग से कोई भी रिसिप्ट या रसीद तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। पोस्टमैन आर नोट रिक्वायर्ड टू एंटर दी पर्टिकुलर्स ऑफ आर्टिकल्स इन पोस्टमैन बुक। और जब इस सिस्टम के तहत आर्टिकल्स का वितरण किया जाता है तो पोस्टमैन को अलग से अपनी पोस्टमैन बुक में लेखों के विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डिलीवरी स्लिप में सारे विवरण दर्ज होते हैं। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर नोट बी एंटर्ड इंडिविजुअली इन द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट। और ना ही पंजीकृत सार में पंजीकृत लेखों की संख्या को अलग से दर्ज करने की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Delivery of registered and insured articles through an alternative system known as the delivery slip system is introduced in which offices under the orders of the divisional head। तो पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की डिलीवरी के लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम है जिसे डिलीवरी स्लिप सिस्टम कहा जाता है। और सुपरिटेंडेंट या डिविजनल हेड के आदेशों के तहत ये सिस्टम कौन से डाकघरों में शुरू किया जा सकता है? तो इसे हेड ऑफिस या सब ऑफिस में शुरू किया जा सकता है। अंडर विच सिस्टम द रिसिप्ट्स टू बी साइंड बाई द एड्रेसी आर नॉट प्रिपेयर्ड। किस सिस्टम के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली रसीदों को अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है? डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत व्हाट इज द फॉर्म नंबर फॉर डिलीवरी स्लिप? डिलीवरी स्लिप के लिए फॉर्म नंबर क्या है? तो इसे RP8 के ऊपर बनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 170 है मंथली स्टैटिस्टिक्स, मासिक आंकड़े। तो व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट? मासिक सांख्यिकीय सार का फॉर्म नंबर क्या होता है? तो इसे MS 14 के ऊपर बनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 178 है स्पेशल फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल। पंजीकृत जर्नल के विशेष प्रपत्र
Special forms of registered journals are supplied to firms and other institutions which post at least। ये जो स्पेशल फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल्स होते हैं यानी कि पंजीकृत जर्नल के विशेष प्रपत्र होते हैं, किसे सप्लाई किए जाते हैं? कोई भी ऐसी फर्म या इंस्टीट्यूशन जो कम से कम कितने आर्टिकल पोस्ट करते हैं? कम से कम 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट करते हैं, लेकिन वो आर्टिकल इंश्योर्ड नहीं होने चाहिए, सिंपल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बात की है। तो ऐसी कोई भी फर्म या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक दिन में कम से कम 10 पंजीकृत लेखों को पोस्ट करते हैं, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। This special registered journal in case of parcel mail is prepared on which form? पार्सल मेल के मामले में विशेष पंजीकृत जर्नल किस फॉर्म पर तैयार किया जाता है? तो RP 69 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल इन केस ऑफ लेटर मेल इज प्रीपेयर्ड ऑन विच फॉर्म? पत्र मेल के मामले में विशेष पंजीकृत पत्रिका किस प्रपत्र पर तैयार की जाती है? तो इसे RP 70 के ऊपर तैयार किया जाता है। तो लेटर मेल के लिए ध्यान रखना RP 70 है, और पार्सल मेल के लिए कौन से फॉर्म के ऊपर इसे तैयार किया जाता है? RP 69 के ऊपर। Special form of registered journals has each page in 4 parts having how many numbers of entries? पंजीकृत पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ 4 भागों में होता है, जिसमें प्रविष्टियों की संख्या कितनी होगी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसमें प्रविष्टियों की संख्या 750 होती है। तो ये जो रजिस्टर्ड जर्नल के स्पेशल फॉर्म होते हैं, प्रत्येक पेज 4 हिस्सों में बंटा होता है, और इसमें प्रविष्टियों की बात करें 750 प्रविष्टियां या 750 एंट्रीज आप कर सकते हैं। The firms can avail the facility of a special form of registered journals by applying to the who will issue a sanction for this purpose and also arrange supply of a special registered journals। फर्में किसको आवेदन करके पंजीकृत पत्रिकाओं के विशेष फॉर्म की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, जो इस प्रयोजन के लिए मंजूरी जारी करेगा और विशेष पंजीकृत पत्रिकाओं की आपूर्ति की व्यवस्था भी करेगा? करेक्ट आंसर डी आएगा। अगर कोई भी रजिस्टर्ड जर्नल के स्पेशल फॉर्म्स का यूज़ करना चाहता है, सुपरिटेंडेंट के पास इस चीज़ के लिए आवेदन किया जा सकता है। द कार्बन कॉपी ऑफ ईच कंप्लीटेड पेज ऑफ द रजिस्टर्ड जर्नल शुड बी डिटैच्ड एंड केप्ट इन सेपरेट लेबल्ड विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। तो जैसे ही कोई पेज कंप्लीट हो जाता है रजिस्टर्ड जर्नल का, यानी कि 750 एंट्रीज उसमें हो जाती हैं, तो उसे कैसे रखा जाता है? उसे सेपरेट गार्ड फाइल में रखा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 182 है इनवार्ड फॉरेन पार्सल्स आवक विदेशी पार्सल। इफ द एड्रेसी ऑफ इनवार्ड फॉरेन पार्सल इज एग्रीव्ड ऑन द कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द आर्टिकल इट। यदि किसी विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता उस पार्सल पर लगाए गए सीमा शुल्क से असंतुष्ट है, तो उस पार्सल को क्या किया जाएगा? कैन रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न ऑफ द आर्टिकल टू द कस्टम्स फॉर रीअसेसमेंट। तो उस पार्सल का प्राप्तकर्ता वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस आर्टिकल को पुनर्मूल्यांकन के लिए कस्टम अथॉरिटीज़ के पास वापस भेजा जाए। रूल नंबर 183 है रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट एंड अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स टेकन फ्रॉम द पोस्टमैन। डाकिए से रसीदें लेना, पावती और अवितरित लेख लेना। इफ एक्नॉलेजमेंट इज ब्राउट बैक बाय द पोस्टमैन अनसाइंड देन व्हाट शुड डू। मान लीजिए कोई पंजीकृत डाक वस्तु थी और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट थी, और प्राप्तकर्ता एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो जब डाकिए द्वारा इस तरह की एक्नॉलेजमेंट बिना हस्ताक्षर के लाई जाती है, तो क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट शुड बी फॉरवर्डेड टू द सेंडर विद सुटेबल रिमार्क अंडर पोस्ट मास्टर्स सिग्नेचर। तो उस एक्नॉलेजमेंट को बिना साइन के ही प्रेषक को भेज दिया जाएगा। और कैसे भेजा जाएगा? पोस्ट मास्टर के सिग्नेचर के तहत उचित रिमार्क देके भेजा जाएगा।
If an acknowledgement is brought back by the postman unsigned owing to addressee's refusal to sign it, it should be forwarded in the usual course to the sender with suitable remark under whose signature. यदि किसी पावती को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण डाकिए द्वारा बिना हस्ताक्षर के वापस लाया जाता है तो किसके हस्ताक्षर के तहत सामान्य तरीके से उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा? पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत उचित रिमार्क देने के बाद बिना सिग्नेचर के भी पावती प्रेषक को भेजी जा सकती है। रूल नंबर 185 है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एड्रेसेस रिसिप्ट, प्राप्तकर्ता की रसीदों की सत्यापित प्रतियां। द सेंडर ऑफ एन इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन ऑब्टेन एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेसेस रिसिप्ट एंड फॉर दिस एप्लीकेशन मेड टू पोस्ट ऑफिस विद इन हाउ मच टाइम। एक अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु का प्रेषक प्राप्तकर्ता की रसीद की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है और इसके लिए डाकघर को कितने समय के भीतर आवेदन करना होगा? 6 months फ्रॉम डेट ऑन विच एड्रेसी साइंड द ओरिजिनल रिसिप्ट। तो क्या हुआ, कोई भी अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु थी, उसके लिए क्या होता है, जब भी कोई पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण होता है तो प्राप्तकर्ता से एक रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अब अगर प्रेषक प्राप्तकर्ता के द्वारा किए हुए हस्ताक्षर की एक प्रति लेना चाहता है कि उसकी कॉपी मुझे चाहिए, तो इस चीज़ के लिए वो आवेदन कर सकता है। और कितने समय के भीतर? आर्टिकल की डिलीवरी के भीतर, या जब ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर प्राप्तकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे उस तारीख से 6 महीने के भीतर इस चीज के लिए वो आवेदन कर सकता है। Which of the following is true about attested copies of addresses receipt? प्राप्तकर्ता की रसीद की सत्यापित प्रति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? The fees of 2 rupees in shape of postage stamp should be affixed to application for it। तो ये जो अटेस्टेड कॉपी आप प्राप्त करना चाहेंगे किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के लिए, आवेदन के साथ आपको 2 रुपये के डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। कैसे? डाक टिकटों के रूप में, और ये डाक टिकट एप्लीकेशन या आवेदन के साथ चिपकाए जाएंगे। द कॉपी ऑफ अ रिसिप्ट विल बी इम्प्रेस्ड विद द डेट स्टैम्प ऑन विच इट इज मेड। और ये जो कॉपी जिस तारीख को बनाई जाएगी उस तारीख की डेट स्टैम्प इंप्रेशन इसके ऊपर लगाई जाएगी। इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एड्रेसेस रिसिप्ट विल बी प्रिपेयर्ड। अब जब इस तरह का आवेदन डिलीवरी ऑफिस में पहुंचेगा तो प्राप्तकर्ता की रिसिप्ट की एग्जैक्ट कॉपी यानी कि हूबहू प्रति बनाई जाएगी और पोस्ट मास्टर द्वारा उसे विधिवत तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसे पोस्टल सर्विस या डाक सेवा के तहत प्रेषक को भेज दिया जाएगा। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 189 है रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल्स, पार्सलों का पुनः निर्देशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिडायरेक्शन ऑफ इनलैंड पार्सल्स? अंतर्देशीय पार्सल के पुनः निर्देशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी और ऑथराइज्ड एजेंट शुड बी ऑब्टेन्ड एंड केप्ट ऑन रिकॉर्ड। प्राप्तकर्ता या अधिकृत एजेंट के लिखित निर्देश प्राप्त किए जाने चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो जो इनलैंड पार्सल है उनकी के लिए जो भी निर्देश होते हैं प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट के, उनको प्राप्त करके रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। इनलैंड पार्सल्स कैन नॉट बी रिडायरेक्टेड आउट ऑफ इंडिया। अंतर्देशीय पार्सल भारत के बाहर रिडायरेक्ट नहीं किए जा सकते, इनके उनकी रिडायरेक्शन आउटसाइड इंडिया नहीं की जाएगी। रिडायरेक्शन फीस में बी पेड इन एडवांस और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। रिडायरेक्शन फीस एडवांस में भी दी जा सकती है। एडवांस में कौन दे सकता है? और एजेंट दे सकता है, और डिलीवरी के समय एड्रेसी के द्वारा दी जा सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नो फीस विल बी चार्ज्ड फॉर द रिडायरेक्शन ऑफ द पार्सल इफ। पार्सल के पुनर्निर्देशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा यदि, तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। इफ द रिवाइज्ड एड्रेस ऑफ एड्रेसी इज विद इन द सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। यदि प्राप्तकर्ता का संशोधित पता उसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के भीतर है, यानी कि जहाँ पे पार्सल प्राप्त हुआ है वहाँ से उसकी रिडायरेक्शन ऐसे पोस्ट ऑफिस के लिए करनी है जो पोस्ट ऑफिस सेम डिलीवरी लोकेशन में आता है
या सेम डिलीवरी टाउन में आता है तो वहाँ पे पार्सल की डायरेक्शन के कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इफ़ द रिवाइज्ड एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस विद इन द सेम पोस्ट टाउन, अगर सेम पोस्ट टाउन के भीतर पार्सल की डायरेक्शन होती है, इनके दो डाकघर हैं, दोनों ही सेम पोस्ट टाउन में आते हैं, तो दोनों के बीच में अगर एक ने दूसरे के लिए किसी पार्सल को रिडायरेक्ट किया है तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इफ द पार्सल इज रिटर्न्ड टू सेंडर एंड इफ द सेंडर रिसाइड्स इन अ डिफरेंट एड्रेस विद इन द डिलीवरी एरिया ऑफ द ऑफिस और विद इन द सेम पोस्ट टाउन, यदि पार्सल प्रेषक को लौटा दिया जाता है, इनके प्रेषक को जब पार्सल वापस किया जाता है और प्रेषक कार्यालय के वितरण क्षेत्र के भीतर या उसी पोस्ट टाउन के भीतर अलग पते पर रहता है, तो वहां पे भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे रिडायरेक्शन के। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 194 है स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू फर्म्स, फर्मों को पंजीकृत वस्तुएं वितरित करने की विशेष प्रक्रिया। फर्म्स एंड अदर एड्रेसेस फॉर whom आर्टिकल्स ऑफ आइदर क्लास आर फाउंड शुड बी सेपरेटेड एंड एंटर्ड इन डुप्लीकेट इन द स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट। कोई भी फर्म है या अन्य प्राप्त करता है जिसे किसी भी क्लास के किसी भी वर्ग के कितने से ज़्यादा आर्टिकल प्राप्त होते हैं तो उनको अलग करके स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट में दर्ज कर लिया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म जिसके लिए 3 या 3 से ज़्यादा आर्टिकल, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों किसी भी श्रेणी के हों, प्राप्त होते हैं तो उनको अलग करके रखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट जो कि डुप्लीकेट में बनाई जाएगी उसमें दर्ज कर लिया जाएगा। स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉरम, सूची की विशेष फॉरम किस प्रपत्र पर तैयार किए जाते हैं, RP 57 के ऊपर तैयार किए जाते हैं। रूल नंबर 197 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट मास्टर फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमाकृत वस्तुओं के लिए पोस्ट मास्टर की क्या जिम्मेदारी होती है। एवरी इंश्योर्ड बैग फॉर डिस्पैच मस्ट बी क्लोज्ड, सील्ड एंड वेड इन द प्रेजेंस ऑफ whom, प्रेषण के लिए प्रत्येक बीमाकृत बैग को किसकी उपस्थिति में बंद, सील और तोला जाना चाहिए। करेक्ट आंसर डी आएगा। जो भी इंश्योर्ड बैग प्रेषित किए जाने हैं उनको बंद, सील और उनका वजन पोस्ट मास्टर की देख रेख में ही करना है। एवरी इंश्योर्ड लेटर फॉर डिस्पैच विल बी शोन टू whom, who should examine it to see that it has not been tampered with, that the insured letter is placed with its acknowledgement in an insured envelope। प्रत्येक इंश्योर्ड लेटर को किसे दिखाया जाएगा, जो ये देखने के लिए इसकी जांच करेगा कि इस इंश्योर्ड लेटर के साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो और साथ में उस बीमाकृत पत्र को उसकी पावती के साथ बीमाकृत लिफाफे में रखा गया है, तो किसको दिखाया जाएगा, पोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंटेड फॉर डिस्पैच एज वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, मूल्यदेय डाक वस्तुओं के रूप में अगर किसी भी आर्टिकल को आपने प्रेषित करना है। VPMO form is folded in 3 parts and fastened securely to the article। तो वैल्यू पेएबल आर्टिकल के साथ जो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म भेजा जाता है उसको 3 पार्ट्स में फोल्ड किया जाता है और आर्टिकल के साथ सुरक्षित रूप से बांध दिया जाता है। Article should not be accepted unless the town of payment shown in form is given where the article is booked। वस्तु को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रपत्र में दिखाए गए भुगतान का शहर वो ना हो जहाँ पे आर्टिकल बुक किया जा रहा है। यानी कि VPMO के ऊपर जो टाउन ऑफ पेमेंट है वही होना चाहिए जहाँ पे आर्टिकल की आप बुकिंग कर रहे हैं। और कोई भी वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर डी आएगा। तो ये आपको पता होगा VPP का नया नाम COD रिटेल है और VPMO को COD MO कहा जाता है। The VPMO form should be folded in how many parts and fastened securely to the article। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म को कितने पार्ट्स में मोड़कर आर्टिकल के साथ बांधा जाता है, 3 पार्ट्स में मोड़ा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 213 है स्पेशल फॉर्म ऑफ VP जर्नल। VP जर्नल के हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में किया, रजिस्टर्ड जर्नल के स्पेशल फॉर्म्स के बारे में किया, अब है VP जर्नल के बारे में। Who may sanction the use of special forms of BP journals by firms, institutions and bulk mailers। फर्मों, संस्थानों और बल्क मेलर्स द्वारा VP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के उपयोग को कौन मंजूरी दे सकता है। ऑप्शन करेक्ट आएगी। सुपरिटेंडेंट के द्वारा इस चीज़ की मंजूरी दी जा सकती है।
ओकेजनल बल्क मेलर्स कैन यूज स्पेशल फॉर्म्स ऑफ वीपी जर्नल्स। कभी कभी पोस्ट करने वाले जो बल्क कस्टमर होते हैं, थोक ग्राहक होते हैं, क्या वो वीपी जर्नलों के विशेष प्रपत्रों का उपयोग कर सकते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी नहीं। तो इसके लिए रेगुलर जो कस्टमर होंगे, रेगुलर बल्क मेलर होंगे, सिर्फ वही इसका यूज कर सकते हैं। ओकेजनल बल्क मेलर्स इसका यूज नहीं कर सकते। The superintendent of post office may sanction the use of special forms of VP journals by firms, institutions and bulk mailers who पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक फर्मों, संस्थानों और बल्क मेलर्स द्वारा वीपी पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के उपयोग की मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन किन के लिए दे सकते हैं? जो कि महीने में 200 या 200 से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करते हैं। तो ऐसी कोई भी फर्म, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई भी बल्क मेलर जो महीने में 200 या 200 से ज़्यादा वीपी आर्टिकल पोस्ट करे, उसको ये स्पेशल फॉर्म ऑफ वीपी जर्नल दिए जा सकते हैं सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के साथ। The superintendent of post office may sanction the use of special forms of VP journal। सेम वही क्वेश्चन है कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा बीपी जर्नल के विशेष प्रपत्रों के यूज की अनुमति दी जा सकती है किसी भी फर्म, इंस्टीट्यूशन या बल्क मेलर को जो एक महीने में 200 या 200 से ज़्यादा आर्टिकल को, वीपी आर्टिकल को पोस्ट करे। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। Which of the following is true about special forms of VP journals? VP जर्नल के विशेष प्रपत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? The use of special forms of VP journals is permitted to regular bulk mailers only। VP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के उपयोग की अनुमति केवल नियमित बल्क मेलर्स को है, यानी कि जो रेगुलरली आर्टिकल पोस्ट करते हैं उन्हीं को यह सुविधा दी जाएगी। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बीपी जर्नल्स आर नॉट परमिटेड टू दी ओकेजनल वर्क मेलर्स। कभी कभी जो पोस्ट करते हैं, यानी कि कभी कभार पोस्टिंग करने आते हैं, उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बीपी जर्नल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल। ये जो स्पेशल फॉर्म होते हैं वीपी जर्नल के, इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल की बुकिंग के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते, सिर्फ नॉर्मल वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग के लिए इनका यूज़ होता है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। In case of special forms of VP journals, each page of journal provides for entries of how many article। VP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के मामले में पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ पर कितने लेखों की प्रविष्टि की जा सकती है? 10 लेखों की प्रविष्टि की जा सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 218 है एग्जामिनेशन ऑफ वीपी जर्नल्स। वीपी जर्नल की जांच करना। If the VPMO form in respect of a VP article has not been received within from the date of posting, an inquiry should be made by the। यदि BP लेख के संबंध में VPMO फॉर्म पोस्ट करने की तारीख से कितने समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो उसके बारे में जांच करनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। अगर VPMO फॉर्म BP आर्टिकल पोस्ट करने की तारीख से 1 महीने के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो इसके बारे में डिलीवरी पोस्ट ऑफिस द्वारा इंक्वायरी की जानी चाहिए। The VP जर्नल मस्ट बी एग्जामाइंड ऑन एवरी डे। तो VP जर्नल की प्रत्येक दिन जांच की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? दीज मस्ट बी एग्जामाइंड ऑन एवरी सैटरडे बाय द पोस्ट मास्टर। प्रत्येक शनिवार को पोस्ट मास्टर द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। रूल नंबर 221 है डिलीवरी ऑफ VP आर्टिकल्स एक्सक्लूडिंग प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। निर्धारित सीमा को छोड़कर VP लेखों की डिलीवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिलीवरी ऑफ VP आर्टिकल्स? VP लेखों की डिलीवरी के बारे में कौन सा सत्य है? तो इसको आपने यहाँ पे स्किप कर देना है, पढ़ लेना है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एग्जाम से पहले इसके लिए हम एक बार अपडेटेड वाला ज़रूर करेंगे। हालांकि वॉल्यूम 6 पार्ट 1 में ऐसा दिया है, पीओ गाइड पार्ट 1 में करेंगे। तो VP आर्टिकल के बारे में जो लिमिट दिया वो सिर्फ 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे जो है 250 रुपये दिए, दोनों जगह पे अलग अलग है। दोनों को आपने अभी ऐसे ही रखना है पेंडिंग में। जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं उनके लिए लास्ट में हम एक रिवीजन करेंगे, उस रिवीजन में सभी आंसर्स को फाइनल कर लेंगे। फिलहाल आप इसको स्किप कर दीजिए। आगे चलते हैं। रूल नंबर 232 मिसेंट, रिडायरेक्टेड, अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड VP आर्टिकल। मिसेंट यानी कि जो गलत भेजे गए हैं, पुनः निर्देशित, लावारिस या मना किए हुए VP आर्टिकल हैं। इन केस ऑफ रिफ्यूज्ड और अनक्लेम्ड वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स द VPMO फॉर्म शुड बी। ऐसे VP आर्टिकल जिनको लेने से इनकार कर दिया हो या जो अनक्लेम्ड हो, लावारिस हो, उन्हें क्या किया जाएगा? अपर पोर्शन ऑफ
मनी ऑर्डर फॉर्म डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। एंड लो पोर्शन विद द सेंडर्स सर्टिफिकेट टू बी फाइल्ड, और जो नीचे वाला भाग है प्रेषक के प्रमाण पत्र के साथ उसे दाखिल किया जाएगा। The amount entered for remittance to sender of value payable article, मूल्यदेय लेख के प्रेषक को प्रेषण के लिए दर्ज की गई राशि की, जब भी कोई वैल्यू पेबल आर्टिकल डिलीवर किया जाता है तो प्राप्तकर्ता से एक राशि एकत्र की जाती है। तो उस राशि के बारे में बोला है कैन बी अल्टर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंडर, अगर उस राशि में प्रेषक परिवर्तन करना चाहता है तो बिना किसी शुल्क के इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कि पहले उसने वैल्यू पेबल आर्टिकल 100 रुपये के लिए भेजा था, लेकिन बाद में आवेदन करता है तो उसको वो 200 रुपये कर सकता है, इसको वो कम भी कर सकता है। Who initials the postman's book in token of receipt of registered letter acknowledgements, आरएल पावती की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में पोस्टमैन की पुस्तक पर हस्ताक्षर कौन करता है? करेक्ट आंसर सी आएगा, रजिस्ट्रेशन पीए द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। The value payable articles can be kept in deposit for how many days from the date of intimation, सूचना दिए जाने की तारीख के बाद मूल्यदेय डाक वस्तुओं को कितने समय तक रोक के रखा जाता है? 7 दिनों के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। एन अनक्लेम्ड वैल्यू पेएबल आर्टिकल शुड बी रिटर्न्ड टू सेंडर आफ्टर हाउ मेनी डेज, एक लावारिस मूल्यदेय लेख कितने दिनों के बाद प्रेषक को वापस कर दिया जाना चाहिए? तो इसे 7 दिनों की अवधि के बाद वापस किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about night post offices? नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में कौन सा सही है? ये कहाँ पे आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में ये आपने पढ़ लेना, ये यहाँ पे गलती से आ गया क्वेश्चन। लूज अकाउंट बैग्स कंटेनिंग कैश बैग्स विल बी इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ द, नकदी बैग युक्त खुले लेखा बैग किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेंगे? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ट्रेजरर। जो लूज अकाउंट बैग होते हैं, यहाँ पे देखो कैश बैग की बात नहीं किया, जस्ट ये बोला है कि एक अकाउंट बैग है लेकिन वो लूज है, खुला है, और उसके अंदर अगर कैश बैग है तो इस तरह के अकाउंट बैग ट्रेजरर की कस्टडी में रहने चाहिए। प्रिलिमिनरी सॉर्टिंग ऑफ मेल्स इज डन बाई, डाक की प्रारंभिक छंटाई कैसे की जाती है? तो डाक की प्रारंभिक छंटाई पोस्ट ऑफिस में ही कर दी जाती है। तो जो प्रत्येक डाकघर होता है वो सॉर्टिंग ऑफिस के रूप में ही काम करता है, वो छंटाई का काम शुरू कर देता है, वहीं से छंटाई का काम शुरू हो जाता है। द पोस्टमैन रिटर्न्स अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल्स टू होम, डाकिया बिना भुगतान के अवितरित लेख किसे वापस करेगा? ऐसे आर्टिकल जो वितरित नहीं हो पाते हैं और वो अनपेड आर्टिकल है तो डाकिए द्वारा वो आर्टिकल किसे वापस किए जाएंगे? पोस्ट मास्टर को वापस किए जाएंगे। डिलीवरी बीट लिस्ट इज प्रीपेयर्ड बाई होम, डिलीवरी बीट लिस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? पोस्ट मास्टर ऑफ द कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस, संबंधित डाक घर के पोस्ट मास्टर द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इफ द एड्रेसी ऑफ ऑर्डिनरी आर्टिकल इज नॉट ट्रेसेबल एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इज नॉट नोटेड ऑन द आर्टिकल, यदि सामान्य लेख के प्राप्तकर्ता का पता नहीं चल पाता है और वस्तु पर प्रेषक का पता भी नहीं है तो क्या किया जाएगा? डिपॉजिट पीए फॉरवर्ड द आर्टिकल टू आरएलओ आफ्टर passing remark in a reading after keeping the डिपॉजिट फॉर 7 डेज। तो इस तरह के जो भी ऑर्डिनरी आर्टिकल होंगे उनको 7 दिनों की अवधि के लिए डिपॉजिट पीए द्वारा रखा जाएगा और डिपॉजिट पीए द्वारा 7वें दिन के बाद उन्हें एक उचित रिमार्क के तहत आरएलओ को भेज दिया जाएगा। अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल मार्क्ड पोस्ट रेस्टेंट शुड बी डिपॉजिटेड ऑफ आफ्टर, पोस्ट रेस्टेंट अगर कोई आर्टिकल है लावारिस अपंजीकृत वस्तु को कितने दिनों के बाद जमा किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर डी आएगा। तो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के बारे में हमें पता है उनको 1 महीने की अवधि तक रोक के रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इन द केस ऑफ वीपीएमओस इशूड एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी ऑफ द वीपी आर्टिकल द मनी ऑर्डर रिसिप्ट, वीपी लेख की डिलीवरी के कार्यालय में जारी किए गए वीपीएमओ के मामले में जो मनी ऑर्डर रिसिप्ट होगी उसका क्या किया जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। विल बी पेस्टेड टू द कोरस्पॉन्डिंग वीपी रिसिप्ट बुक, संबंधित वीपी रसीद बुक में से चिपकाया जाना चाहिए। Postage stamps can be affixed to IPOs to made up broken amount on the condition,
तो ये ब्रोकन अमाउंट क्या होते हैं, एक तो हम इसको अपडेटेड रूल्स में भी करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आएगा। तो जैसे हमारे पास जो IPO होते हैं वो जैसे 10 रुपये के हैं, 20 के, 50 के या 100 रुपये के हैं, तो इस तरह से हमारे पास IPO होते हैं। लेकिन अब मान लो आपको क्या चाहिए, 11 रुपये का IPO चाहिए या आपको 15 रुपये के IPO चाहिए, तो ये जो राशि है इसको कहेंगे ब्रोकन अमाउंट, क्योंकि आपके पास 10 रुपये का IPO है, फिर आपके पास 20 का है, तो आप इन दोनों को मिला के 11 रुपये या 15 रुपये का IPO नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है, 10 रुपये का IPO लिया जाएगा और उसके ऊपर डाक टिकट चिपकाए जाते हैं। और डाक टिकट कितने चिपकाए जाते हैं, क्या वैल्यू रहेगी, वो हम अपडेटेड रूल्स में भी करेंगे। तो इस तरह से इन ब्रोकन अमाउंट्स को पूरा किया जाता है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टैम्प्स शुड नॉट एक्सीड 3, कि IPO के ऊपर ब्रोकन अमाउंट को पूरा करने के लिए चिपकाए जाने वाले टिकटों की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 4 रुपीज़, अमाउंट 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब, जो आपके डाक टिकट चिपकाए जाएंगे उसकी अमाउंट की बात की है। टोटल वैल्यू ऑफ IPO इंक्लूडिंग दी स्टैम्प्स अफिक्स्ड देयर इज शुड नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। अब मान लीजिए आपने 101 रुपये के IPO भेजनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 100 रुपये का IPO लेंगे तो क्या उसके ऊपर 1 रुपये की डाक टिकट चिपकाएंगे, नहीं। तो एक IPO की मैक्सिमम वैल्यू 100 रुपये तक ही रहेगी, उसके ऊपर डाक टिकट लगा के आप उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट अबाउट डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये आपको PDF फॉर्मेट में क्लासेस में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, बहुत अच्छे से करना है। बार बार एग्जाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चन है जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं कि किस तरह से आपके आर्टिकल हैं उनको कितने समय के लिए कैसे रिटर्न करना है, कब वापस करना है, कौन से रिमार्क देने हैं, या डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनका निपटान कितने समय के बाद किया जाएगा। तो ये आपने PDF से अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो क्लासेस में आपको दे दी जाएगी। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन बुक में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन क्वेश्चन बुक को अगर आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ से नहीं पूछा गया होगा। तो ये बुक आपकी प्रैक्टिस को, आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप ज़रूर इसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, MTS पोस्टमैन या PE की तैयारी जो भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या थ्योरी वाली बुक्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस में जुड़ना है या साइट से आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर हो जाएगी। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, छोटी सी जर्नी शुरू की है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस जर्नी को हम और आगे तक ले जाएंगे। क्या जी, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।